lovely students. Welcome to the class of Business Studies. Here today we are going to do topic insurance. यूनिट 4 बच्चे हम कर रहे हैं और यूनिट 4 का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंश्योरेंस। और आज के सेशन में मैं आपको इंश्योरेंस का मीनिंग एंड व्हाट आर इट्स मेन प्रिंसिपल्स दैट वी विल डिस्कस। सो सबसे पहले बच्चे इंश्योरेंस टर्म एज यू आर राइट नाउ, तो इंश्योरेंस आपने बहुत सुना है वर्ड, ठीक है। इंश्योरेंस वर्ड का बट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इंश्योरेंस वर्ड में पार्टीज कौन सी होती हैं, क्या इंश्योरेंस में कोई मनी का ट्रांसफर होता है, दैट वी विल सी। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, जो इंश्योरेंस होता है इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको किसी को भी बताना है तो क्या बोलोगे, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन आपकी डेफिनेशन जिससे स्टार्ट होगी, आंसर जब आपने लिखना है दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसके बीच में होता है, टू पार्टीज। सो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टीज होंगी एंड इसमें मेन क्या होता है, वन पार्टी एग्री या प्रॉमिस करती है किस चीज का, दूसरी पार्टी को, दैट अगर तुम्हें कोई कल लॉस या कोई रिस्क हुआ देन वी विल रिसीव दैट, वी विल कवर योर रिस्क, वी विल कवर योर लॉस। सो टू पार्टी, सपोज कीजिए ए एंड बी है, तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए बी को कहता है कि कल अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई लॉस होगा, कोई इंजरी होगी, कोई रिस्क होगा, उसको उस टाइम पर मैं कवर करने आऊंगा, उसके उस टाइप में जब तुम्हें पैसे की नीड होगी मैं तुम्हें आकर पैसे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉमिस और अबाउट द एग्रीमेंट। यहां पर एक चीज और क्या होती है, दैट लेटर ऑन या फ्यूचर रिस्क कवर करने के लिए, फ्यूचर रिस्क को कवर करने के लिए बी क्या कहता है ए को, कि मैं तुम्हें इन रिटर्न कुछ प्रीमियम अमाउंट दूंगा, कोई मनी इन रिटर्न देनी होगी। सो यहां पर क्या है, बी ए को एट प्रेजेंट सम कंसीडरेशन या सम अमाउंट ऑफ मनी दे देता है एज अ टोकन, कि लेटर ऑन जब मेरे को रिस्क होगा तो तुम मेरा रिस्क कवर करने आओगे। ऐसे ही थोड़ा फ्री में आज के टाइम में ए बी के पास वैसे ही जाएगा, अनलेस ही हैज एनी रिलेशन विद हिम। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which it is signed between two parties, through one party agree a promise to cover loss suffered by the another party by receiving some money। कुछ मनी होती है जिसको हम कंसीडरेशन या कहते हैं, इन रिटर्न वो उनसे लेता है। सो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इंश्योरेंस। समझ में आया बच्चे, ये होता है इंश्योरेंस, कि अब ए ने बी का इंश्योरेंस ले लिया, बी को पूरा इंश्योर कर दिया कि तुम अगर इन फ्यूचर कोई लॉस फेस करोगे तो आई विल बी स्टैंडिंग देयर विद यू, राइट। सो अब यहाँ पर क्या है, द पार्टीज विच एग्री टू कवर द लॉस फॉर द अदर वन, दिस इज इंश्योरर। जिस पार्टी ने एग्री किया है दूसरी पार्टी के लॉस को कवर करने के लिए, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया, ए ने बी का कवर करने के लिए हाँ किया था, तो ए क्या होगा, इंश्योरर। और जरूरी नहीं है ए इज ऑलवेज अ पर्सन, ए कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। अब हम देखते हैं ना LIC, म्यूचुअल फंड्स, है ना, HDFC लाइफ इंश्योरेंस होता है। सो ये क्या होती हैं, हमारी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, दैट आर इंश्योरर्स, जो दूसरे पर्सन को एग्री करती हैं किस चीज के लिए, टू टेक देयर लॉस। एंड द पार्टी हुज लॉस इज बीइंग कवर्ड, जिस पार्टी का लॉस कवर होगा वो पार्टी क्या कहलाई जाती है, इस एग्जाम्पल में जैसे बी, इंश्योर्ड, जो इंश्योर हो चुकी है, इंश्योर्ड। एंड यहाँ पर जो अमाउंट है पॉलिसी की, जो बी को कुछ ए को देनी पड़ेगी इन स्टार्टिंग, सो मनी पेड बाय दिस इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, दैट मनी इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम आप कह देते हैं ना, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट कितना है, मतलब हमें इन टोटल कितनी अमाउंट आपको पे करनी है, दैट इज। सो द बेसिक मोटिव, ये जो बच्चे पूरा इंश्योरेंस है इसका मेन मोटिव या मेन ये ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इंश्योरेंस हमारी लाइफ में आया, दैट टू डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड द रिस्क। जो रिस्क होता है उसको पार्टीज के बीच में डिवाइड कर देना, ताकि सारा बर्डन एक पर्सन पर एकदम से ना आए, तब ये इंश्योरेंस हमारा लिए हेल्पफुल होता है। तो देखिए हम स्टार्टिंग में यूनिट 4 में हमने क्या स्टार्ट करा था, बिजनेस सर्विसेज, सर्विसेज स्टार्ट करी थी बच्चे। और सर्विसेज की जो मेजर थी दैट वाज बैंकिंग, हम कवर कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट इज नाउ इंश्योरेंस सर्विस।
तो इंश्योरेंस में आज मैंने आपको अच्छे से मीनिंग समझाया है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है। किस चीज का एग्रीमेंट? कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लॉस या रिस्क को कवर करेगी जब उसके रिस्क अराइज हो जाएगा, बट दूसरी पार्टी को इन रिटर्न कुछ अमाउंट या प्रीमियम स्टार्टिंग में पे करना है। दैट अमाउंट इज प्रीमियम। जो पार्टी रिस्क लेगी वो इंश्योरर होती है, जिस पार्टी का रिस्क लिया गया है इंश्योर्ड, एंड द होल प्रोसेस इज इंश्योरेंस। ये इसका मेन मोटिव क्या था? टू डिवाइड द रिस्क सो दैट नॉट ओनली वन पार्टी फेस दिस, ठीक है ना। सो इट्स डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड द रिस्क ऑफ वन क्लाइंट ओवर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, सारे मिलकर उस पार्टी को कवर कर देते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हम टाइप्स में जो पढ़ेंगे लेटर ऑन, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, वो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। ऑल राइट, एक एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, सपोज कीजिए आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो उसमें क्या है, सब दिस पर्सन इज सी, वो जाता है और वो कितने की पॉलिसी लेता है या कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेता है? ₹20 लाख, 20 लाख का इंश्योरेंस लेता है कि कल अगर मेरी डेथ हो गई तो आपको मेरी फैमिली या मेरे सर्वाइवर्स को 20 लाख देने होंगे। तो 20 लाख का इंश्योरेंस है। नाउ जो ये पर्सन है ये एग्री क्या करता है कि मैं हर साल एज अ प्रीमियम आपको 15,000 देता रहूंगा, ठीक है, 15,000 अमाउंट देता रहूंगा। तो यहाँ पर जो 15,000 है, दिस इज प्रीमियम। प्रीमियम आपकी अमाउंट क्या होती है? जो आपको कुछ इंटरवल्स में पे करनी होती है, मंथली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, 6 मंथ्स की भी हो सकती है। ओके, एंड दिस इज योर लाइफ पॉलिसी अमाउंट। जो आपकी पॉलिसी है, पॉलिसी अमाउंट 20 लाख है तो 20 लाख की ये पॉलिसी है। अब ये सी किसके पास गया था? LIC के पास पॉलिसी लेने। तो LIC क्या हुई? इंश्योरर, और सी यहां पर क्या है? इंश्योर्ड। ऑल राइट बच्चे, सो ये क्या है? एक पॉलिसी का मैंने एग्जांपल दिया आपको और इसमें आपको पार्टीज बताई कि क्या क्या है। एंड नाउ इफ एनीथिंग मिसफॉर्चुनेट हैपेंस टू सी, देन एट दिस इंश्योरेंस कंपनी जो LIC है विल पे द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द नॉमिनीज या सर्वाइवर्स ऑफ द फैमिली ऑफ सी। Now we will see what are the principles of insurance. Principles क्या क्या है? मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया बच्चे? अब हम करते हैं प्रिंसिपल्स। इन टोटल देखिए, हर पॉलिसी का अलग अलग प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। आप फायर लेंगे, मैरीन लेंगे, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। एक पॉलिसी के 14-15 प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, बट हमें इन जनरल एग्जाम में भी और एज अ जनरल सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके का आप इंश्योरेंस लो तो ये 7 प्रिंसिपल्स हर पॉलिसी में आपको देखने को मिलते हैं, और ये प्रिंसिपल हर पॉलिसी फॉलो करती है। 7 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने और एग्जाम में भी यही लिखे आने। दीज आर द मेजर एंड कॉमन फॉर ऑल पॉलिसीज। सो द वेरी फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith. I'll write here principle of utmost good faith. देखिए, यहां मैं सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट भी देखें, दो पार्टीज जब किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बिजनेस में बैठती हैं, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में भी स्टार्टिंग में एक गुड फेथ होना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल ट्रस्ट ही एक दूसरे पर नहीं है तो आप कोई भी एग्रीमेंट कर लीजिए, वो फुलफिल नहीं होगा। द सेम वे इंश्योरेंस भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे भी जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ होना चाहिए, वो एक दूसरे के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। दोनों पार्टीज ने कुछ भी ऐसा बात छुपाई ना हो जो लेटर ऑन अगर पता लगे तो किसी भी पार्टी को वो अफेक्ट करे। सो एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, ओब्रे फाइडे, दैट इज ओब्रे फाइडे, राइट। तो इस ओब्रे फाइडे का मीनिंग क्या है बच्चे? दैट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये हमारी लैटिन टर्म है। इट मीन्स दैट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड देन इट मस्ट ऑलवेज बी ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल गुड फेथ क्या बताता है? कि दोनों पार्टीज जो होनी चाहिए इंश्योरेंस की, दे शुड हैव अ गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर शुड कम्युनिकेट द टर्म्स एंड कंडीशन। दोनों को एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्म्स कंडीशन है। जो पॉलिसी गिवर है उसको भी पूरा अच्छे से समझाना है कि देखिए सर, हमारी पॉलिसी में ये सब चीजें हैं, अगर कल आप ऐसा कुछ गलती करेंगे तो ये हमारी या हम आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे।
एंड सेम वे जो सामने वाली पार्टी है उसको भी सब चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए कि मेरे बिजनेस में ये रिस्क है, ये लोग मुझे अफेक्ट करते हैं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो मेरे को ये हेल्थ इश्यूज हैं। तो दिस थिंग मतलब आपको एक दूसरे को हर चीज बतानी पड़ेगी, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा फुलफिल होगा। अगर लेटर ऑन किसी ऑपोजिट पार्टी को कोई बात पता चलती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका वही रेपुडिएट, वही खत्म हो जाता है। कोई भी पार्टी एक दूसरे के लिए फिर लाइबल नहीं होगी। Okay, so the insurer जो है means the first party, insurer is obligate to provide all the details about the contract, who in turn should provide, and जो insured है he has to provide all the details regarding जो भी subject matter से related, life का ले रहा है तो life के बारे में सब बताना है, goods पे ले रहा है, अपने business पर ले रहा है तो business के बारे में सब बताना है। So this principle require both the parties to be transparent towards each other, and if they fails to disclose तो यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये यहीं खत्म हो जाएगा। ऑल राइट बच्चे, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा ये इन्फ्लुएंस होता है इंश्योरेंस का, ये मेनली डिपेंड करता है एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग द रिस्क। अगर आपको टोटल रिस्क ही नहीं पता होगा तो आप कैसे किसी पार्टी का रिस्क को एक्सेप्ट कर लोगे? यहाँ पर अभी ए को ये लग रहा है कि बी का जो गुड्स है वो सिर्फ इतना रिस्क पता है कि इसके साइड में एक आप ये लगा सकते हो ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कभी भी स्मोक इजेकुलेट होता है। सो दिस इज, ये सिर्फ ए को पता है। लेकिन जब उसको धीरे धीरे पता लगा कि जो वो साइड वाली फर्म थी उसमें स्मोक की बजाय एशेस भी हैं और कई बार फायर भी लग चुकी है, तो ये बी ने नहीं डिस्क्लोज किया था। तो अगर उसको ये पता होता तो शायद वो प्रीमियम अमाउंट ज्यादा रखते। अब कई बार फायर लग चुकी है तो इसका मतलब बी के भी बिजनेस को हार्म है, तो ये बी को बताना था। राइट, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए अ पर्सन जो कि बहुत शराब पीने का आदी है, ही इज हैवी ड्रिंकर एंड अ स्मोकर, और वो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, लेकिन वो ये अपनी आदतें इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता। ठीक है, कि दैट आई हैव एन हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अ लॉट एंड स्मोकिंग। सो ये बात अभी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता और वो उनका हेल्थ इंश्योरेंस ले लेती हैं। लेटर ऑन उस पर्सन को कैंसर डिटेक्ट होता है, ठीक है ना, स्मोकिंग की वजह से उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, टोबैको कंजप्शन की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर जो पार्टी फर्स्ट थी, मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया है, उनको ये पता लगता है कि इस पर्सन की तो पहले से ही हैबिट थी, तो यहाँ पर उस पार्टी के पास पूरा हक है, वो इंश्योरेंस मनी देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये कह देंगे कि आपने हमें अपनी हैबिट के बारे में पहले नहीं बताया था। राइट, सो दिस बर्डन इज ऑन द अदर पार्टी, जो पर्सन लेने गया है, कि उसको फुल डिस्क्लोज करना है कि उसके आसपास क्या सिचुएशन है एंड पर्सनल उसकी भी हैबिट्स क्या होंगी। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल, दिस इज योर सेकंड वन, ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। इसका मतलब क्या है बच्चे? दैट एनी लॉस कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ टू रीजंस, दो वजह से होता है। क्या? इंश्योर्ड पेरिल्स मींस इंश्योर्ड पर्सन जो है उनके बिहाफ पर, या अन इंश्योर्ड पेरिल्स मींस जो उन्होंने इंश्योर नहीं किए लेकिन वो आउट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर से निकल कर आ गए। द प्रिंसिपल ऑफ जो ये प्रॉक्सिमेट कॉज है, ये क्या कहता है कि जब भी कोई इंश्योरेंस होता है, दैट इंश्योरर इज ओनली लाइबल, वो किस लिए? सिर्फ वही पैसा देने के लिए लाइबल होगा जो कि एक कहां से आया है? प्रॉक्सिमेट कॉज से आया, मतलब जो उन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ था, और वो कॉज से अगर एकदम से डेथ होती है या कोई लॉस इंजरी होती है तो उसी का ही वो लाइबल होंगे उसी अमाउंट के लिए। एंड व्हेन दे प्रॉक्सिमेटली कॉज by the perils, then insurance policy will be liable. अब when insured face a loss that occurred because of two or more causes, मतलब यहाँ पर ए ने ले रखा था सिर्फ क्या? फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस का उसको पता लग गया, लेकिन फायर इंश्योरेंस के बीच में उसका जो आधा सामान था वो तो चलो जला, वो फायर इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम कर दिया। कुछ सामान उसका थेफ्ट की वजह से उठ गया, चोरी भी हुआ था, ठीक है। तो अब बी कहता है कि जी मेरे पास तो इतना सामान गायब है। अब ए तो कहेंगे ना सिर्फ हम उसी सामान के लिए लाइबल है जो कि आपका जला है, फायर से खराब हुआ है। जो थेफ्ट है दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए आपको थेफ्ट इंश्योरेंस लेना था या आपको अपने सामान का सिक्योरिटी लेनी थी। सो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बातों के लिए इंश्योरर लाइबल होता है जिसका उन्होंने मेजर इंश्योरेंस पॉलिसी दी है।
प्रॉक्सिमेट कॉज जो होगा उसी के हिसाब से वो दी जाती है. सो इंश्योरर इज नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस कोज्ड बाय एन अनइंश्योर्ड पेरिल. जब इन्होंने थेफ्ट इंश्योर्ड ही नहीं करवाया तो वो उसके लिए लाइबल क्यों होंगे? In other words, if an insured faces loss because of more than two cause, then insurance company will investigate करेंगी सारी चीजें, and then company is bound to compensate only of the immediate cause, जिस चीज का इंश्योरेंस लिया गया है. राइट बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज कीजिए एक बिल्डिंग वॉल है, ठीक है, बिल्डिंग्स वॉल, एंड दैट वो किससे हुई? फ्लेम से जल गई, एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर इट टू बी डिसमेंटल, कि इसको दोबारा से बना दिया जाए. अब क्या हुआ? द एडजेसेंट बिल्डिंग, जो साथ में एक बिल्डिंग थी, वो डिस्ट्रॉय हुई जब ये सारी चीजें आग लग रही थी और ये सब. देन द ओनर ऑफ द, जो सेकंड बिल्डिंग के साथ जिसकी बिल्डिंग थी, उनके ओनर, ही हैड अ फायर इंश्योरेंस, उन्होंने फायर इंश्योरेंस ले रखा था. तो यहाँ पर वो जाता है अपनी कंपनी के पास कि जी मेरी बिल्डिंग अब इस वजह से खराब हो गई है, पूरी टूट गई है, और आप मेरा क्लेम करिए. तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि हमने सिर्फ फायर इंश्योरेंस लिया था. तो ये जो आपका सिचुएशन है, ये किस लिए अराइज हुई? कि जो आपकी साइड वाली बिल्डिंग थी उसमें लॉस हुआ तो आपको लॉस हुआ, ये हमने क्लेम नहीं किया था. तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे देने से या प्रीमियम देने से मना कर देंगे. राइट. कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या बोला गया? दैट हैविंग सम इकोनॉमिक और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. मींस आपका उस जो प्रोडक्ट है उसमें कितना इंटरेस्ट है. अगर आपका उसमें पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंटरेस्ट है, तभी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है. दिस प्रिंसिपल ऑल्सो स्टेट्स दैट कि जो इंश्योर्ड है, मींस सेकंड पार्टी है, सपोज कीजिए यहाँ पर भी मैं ये सी एग्जांपल से आपको रिलेट करके बताती हूँ, तो आप अपना देखते रहिए. सो यहाँ पर जो बी है, मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. जिस सब्जेक्ट मैटर के उसने इंश्योरेंस लिया है, या तो लाइफ का लिया हो या गुड्स के केस में लिया है, अपनी शिप मैरिन इंश्योरेंस का लिया है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए. राइट. अ पर्सन और एन इंश्योर्ड इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब माना जाता है? इफ एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट हैपन, इंश्योर्ड ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर ओन और होल पार्ट, उसको उसने भी वो इंजरी फेस की हो. ठीक है ना बच्चे? तो यहाँ पर क्या है? एन इंडिविजुअल हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज और हर पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ एनी स्ट्रेंजर. आप उन्हीं पर्सन का वो लीजिए इंटरेस्ट, या उन्हीं पर्सन के केस में इंश्योरेंस लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है. अब आप सपोज कीजिए ऐसे गुड्स का इंटरेस्ट इंश्योरेंस लेने चले गए जो कि आपकी फैक्ट्री के हैं ही नहीं, वो वेयर हाउस में किसी और पर्सन के रखे हैं, तो आप उनका क्यों ले रहे हो उसमें जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? जब तक कि पर्टिकुलर थिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस भी नहीं होगा. यू मस्ट हैव सम रिलेशन विद द सब्जेक्ट मैटर. अगर उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर आपके इंश्योरेंस क्लेम को देने से मना कर देगी, अगर उनको लेटर ऑन पता लगा कि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. ओके. देन द फोर्थ वन इज योर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है? देखिए, सबसे पहले इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है? सिक्योरिटी. सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस. तो यहां पर क्या बोला गया? दैट इट एम्स, दिस प्रिंसिपल एम्स एट पुटिंग द इंश्योर्ड, मींस बी को कहां पर पुट करें? इन द एग्जैक्ट सेम पोजीशन इफ ही हैज इमीडिएटली बिफोर द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट. सो यहां पर ये बात थी कि हमें उस पार्टी के इंश्योरेंस का उतना ही फायदा करना है कि वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाए जिसमें वो पहले था. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है कि जो इंश्योरर होता है वो ये लेकर चलता है कि कल अगर दूसरी पार्टी को कोई लॉस या रिस्क हुआ, तो मुझे उसके लॉस और रिस्क को इतना फुलफिल कर देना है कि वो वापस से बैक टू हिज अर्लियर सिचुएशन, जो उसकी पहली सिचुएशन थी, वो उसी में ही आ जाए. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. एक पर्सन है, ही हैज इंश्योर्ड हिज हाउस अगेंस्ट द फायर ऑफ ₹8 लाख. कि फायर से उसने अपने घर का इंश्योरेंस ले लिया और 8 लाख रुपए का लिया, और उसका जब घर जला तो उसको इन टोटल लॉस हुआ 5 लाख का. तो अब वो कहता है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप मेरे पूरे 8 के 8 दीजिए, क्योंकि बेशक 5 का हुआ हो बट मैं तो अपने पूरे लूंगा.
बट यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी विल पे हिम ओनली 5, 8 नहीं देंगी, 3 अपने पास ही रखेंगी, सिर्फ 5 लाख देगी, क्योंकि जितना लॉस हुआ है आपका उतना ही कवर किया जाएगा, आपको बैक टू उतने ही पोजीशन पे लाया जाएगा जितना आपका लॉस या रिस्क हुआ है, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस हमेशा उतनी ही अमाउंट का मिलता है जितने का आपका लॉस हुआ, चाहे आपने पॉलिसी उससे ज्यादा की ले रखी हो। समझ गए बच्चे? सो यही केस है हर चीज में। सपोज कीजिए आपने अपनी फैक्ट्री में जो गुड्स हैं उनका ले रखा था, यही लगा लो 20 लाख का, और आपके गुड्स जो हैं वो जल गए। जले कितने? 15 लाख के। आप कहते हो कि मुझे 20 के 20 चाहिए, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को चाहे आपने 20 दे रखे हो 25 दे रखे हो, वो देगी आपको 15 लाख ही। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बताती है बच्चे? दैट आफ्टर द कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड फॉर द सब्जेक्ट मैटर, इंश्योरर गेट्स एवरी राइट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 पार्टीज थी, ए और बी, राइट। अब बी का क्या होता है? बी का सामान हो जाता है चोरी। बी ने ले रखा था थेफ्ट इंश्योरेंस, और थेफ्ट इंश्योरेंस में इसका हो जाता है सामान चोरी। तो अब ए तो बी को फुलफिल कर देगा, पैसे दे देगा, और इसका जो चोरी सामान था वो सी ने किया था। तो ए ने बी का तो लॉस कवर कर दिया, लेकिन ए सी से पैसे मांगता रहेगा या गुड्स मांगेगा कि जल्दी दो, तुमने उसका सामान चोरी किया था, हमने बी का भरा है, अब तुम हमें दोगे। मीन्स दे विल कम इन द शूज ऑफ बी। वो बी को पूरा फुलफिल करके उसके लॉस को बी को हटाएंगे, और ए बी की पोजीशन पे आ जाएगा, और ए सी से अपना पैसा क्लेम करेगा। सो दिस इज हेयर इंश्योरर गेट्स एवरी राइट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन होता है, ही टुक इंश्योरेंस फॉर हिज स्पोर्ट्स कार। यहीं पे ले लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, जो ये है बी, ये ए के पास जाती हैं और इन्होंने ए से क्या लिया? इंश्योरेंस अपनी स्पोर्ट्स कार का, विच गोट स्टोलन, जो कि चोरी हो गई। नाउ जब ये इंश्योरर है, ही विल कंपनसेट, ए बी का सारा लॉस फुलफिल करेगा क्योंकि उसने इंश्योरेंस ले रखा था। लेकिन क्या होता है, जो ये है ये पर्सन बी, इफ ही रिसीव्स हिज स्पोर्ट्स कार लेटर, बाद में इसको मिल जाती है, सपोज कीजिए बाद में इसको अपनी कार मिल गई, तो इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा मिल गया और चोरी हुई कार भी मिल गई। नाउ अब क्या होगा, ही विल हैव फुल राइट्स टू द कार, बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनी है अब वो उससे या तो कार क्लेम करेगी या वापस से अपने पैसे क्लेम करेगी कि आपकी कार अब आपके पास आ चुकी है, नाउ फुलफिल आवर लॉस, you already got the compensation for the loss and now you are not allowed to make any profit out of the car, now the car belongs to us। कार अब कौन उठा ले जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी। नाउ द सेकंड लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन को देखिए अच्छे से समझिएगा बच्चे, मैं आपको एक एक प्रिंसिपल इतना डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक प्रिंसिपल उठा के पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और आपको हर एक के नीचे एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है। एग्जाम्पल इसलिए मैं हर एक पॉइंट का, हर प्रिंसिपल का आपको एग्जाम्पल इन डिटेल बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर इंश्योरर है, सपोज कीजिए यहाँ पर ए है, इंश्योरर हु हैज ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ क्लेम टू द इंश्योर्ड, बी को जब लॉस या इंजरी हुई, ए ने ऑलरेडी पैसा बी को दे दिया, नाउ ही हैज कंप्लीट राइट टू रिकवर द प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर इंश्योरर्स। जैसे बी है, बी ने अपनी सपोज कीजिए लाइफ इंश्योरेंस लगा लो या गुड्स थे, ठीक है, फायर इंश्योरेंस था, फायर इंश्योरेंस उसने 3 कंपनीज से ले रखा था, ए से भी ले रखा था और सी से, देन डी से, ए से, सी से, डी से। अब लग जाती है बी की फैक्ट्री में आग, तो बी की फैक्ट्री में आग लग गई, तो एट द मोमेंट ए आके सारा पैसा बी को दे देता है। इसने ले रखा था कैसे? 30 लाख का ले रखा था, और 30 लाख में 10 लाख 10 लाख 10 लाख, 10 लाख का ए से, 10 लाख का सी से, और 10 लाख का डी से। अब क्या हुआ, बी की फैक्ट्री में आग लग गई, और बी की फैक्ट्री में आग लग गई तो बी को नुकसान कितने का हुआ? सपोज कीजिए बी को नुकसान हो गया 18 लाख का, 18 लाख का नुकसान हुआ। तो एकदम से ए के पास गया बी और कहता कि मुझे 18 लाख दीजिए,
तो ए क्या करेगा, 18 लाख दे देगा और 18 लाख के बाद वो 6 लाख इनसे लेगा इक्वली, ताकि तीनों से एक जैसा ही लिया था और इक्वली 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 लेगा। सो ए का राइट सी और डी के खिलाफ बनता है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कि जितना भी लॉस होता है वो रेशो के हिसाब से तीनों के बीच में डिवाइड हो जाता है। ऑलराइट बच्चे, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन में क्या होता है। द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि दैट एन इंश्योर्ड कैन टेक मनी मोर देन वन पॉलिसी। बी का पूरा हक है कि वो एक ही चीज के इंश्योरेंस कई पार्टीज से जाके ले सकता है, जैसे ए से लिया, सी के पास से ले लेगा, डी के पास से ले लेगा, ये बी का पूरा हक बनता है। हाउएवर इफ, अगर कल उसको कोई लॉस फेस होता है, रिस्क आ जाता है जिस प्रॉपर्टी का उसने लिया था, देन ही हैज नो राइट टू रिकवर मोर देन फुल। ये नहीं है कि वो सबसे जाके 10-10, जैसे यहाँ था 30 लाख का था, 10-10-10 लाख ले लेगा, नहीं लेगा, वो 18 ही लाख, 6 लाख 6 लाख 6 लाख करके लेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तीनों के बीच में। समझ में आया बच्चे? सो ही हैज नो राइट टू रिकवर फुल अमाउंट, जबकि उसको कितना लेना है, इन कॉन्ट्रीब्यूशन, इन रेशोज। Right now the last one is principle of mitigation, very very important, that is principle of mitigation। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बताता है, लास्ट है बट अच्छे से सुनना है। द इंश्योर्ड इज ऑब्लिगेटेड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द डैमेज। मिटिगेशन का मतलब है, जैसे यहाँ पर बी है, बी की फैक्ट्री में आग लग गई, अब ये नहीं है बी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा और कहेगा मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, जलने दो सामान को, एक के पास से जाके पैसा ले लूंगा। नहीं, यू हैव टू कीप ट्राइंग, आपको लास्ट मोमेंट तक वो हर ट्राई करना है अपने सामान को बचाने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी पर बेस्ड नहीं रहना है। अगर कल इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फाइंड आउट कर लिया दैट यू हैव नॉट टेकन एनी स्टेप एंड यू वर राइट एट देयर द मोमेंट, जब ये लॉस हो रहा था और आप आराम से बैठे थे, तो ए यहाँ पर जो कंपनी है वो पैसा देने से मना कर सकती है, बिकॉज आपने एक अटेम्प्ट भी नहीं किया अपने नुकसान को बचाने के लिए। Okay, so you have to take reasonable steps to minimize the damage or loss to the insured subject। मेन एम इसका पीछे क्या है, क्योंकि जब आपका आपके सामान में इंटरेस्ट है, मैंने एक करवाया था ना आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब आपका उस सामान में इंटरेस्ट है तो आपको वो उस सामान को क्या करना है, पूरा देख रेख करना है। सपोज कीजिए आपने अपने पेरेंट्स की लाइफ का इंश्योरेंस लिया है, कल आपके पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, तो अगर आप उनको एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे, उनका चेकअप नहीं करवाओगे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा नहीं देगी कि आप जी अब मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मेरे को इंश्योरेंस दीजिए। नहीं, आपने उनको लास्ट स्टेप तक हर कोशिश करनी थी उनको बचाने की। द मेन एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज टू एंश्योर कि इंश्योर्ड डजंट बिकम केयरलेस, वो केयरलेस ना हो टुवर्ड्स दैट प्रॉपर्टी, एंड ही मस्ट टेक द सफिशिएंट स्टेप्स ऑफ कवरिंग द रिस्क। इफ इंश्योर्ड ऐसा नहीं करेगा, रीजनेबल स्टेप नहीं लेगा, देन ही माइट लूज द क्लेम, वो उसको अपना क्लेम भी नहीं ले पाएगा। ए आप क्लेम देने से मना कर देंगे अगर उनको इन्वेस्टिगेशन में पता लग गया कि आपने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया था। All right, so these are the main 7 principles of insurance, and I told you earlier what is the meaning of insurance। very very important class थी ये बच्चे, ये सेशन अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, little longer but वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन कैसे लिख के आना है, 2 प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं 5-5 मार्क्स के, या लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, अच्छे से समझना है। और ये लेटर ऑन फॉर द लाइफ लॉन्ग चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। इंश्योरेंस तो देखिए आप कितने भी एज के हो जाइए उसमें आना ही पड़ेगा इस बिजनेस वर्ल्ड में, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इट and what are its meaning। So till then keep watching, keep sharing and stay tuned for the next session। Thank you।